हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी, कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में नए आविष्कार और अनुसंधान की श्रृंखला में ये दूसरा भाग प्रस्तुत है। इस श्रृंखला में दूसरे भाग में मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उन कठिनाइयों के बारे में, उन समस्याओं के बारे में कुछ सारांश में विवेचना करना चाहता हूँ, जो आयुष और आयुर्वेद की रिसर्च से जुड़े हुए बिंदु हैं। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो ये परिलक्षित करते हैं कि आयुष और आयुर्वेद रिसर्च के लिए आखिर क्यों इतने उपाय नहीं किए जा सके हैं, जिन्हें कि बहुत शुरुआत से किए जाने चाहिए थे। हमारे सामने एक सबसे बड़ा उदाहरण चीन का है। चीन देश में स्वतंत्रता के बाद ही जो हमारे साथी थोड़े अंतराल से उनको मिली, उनके यहाँ सबसे पहले जो चिकित्सा विज्ञान का प्रयास था कि उसको किस तरह से ऊंचाइयों पर ले जाएं, उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को इस बात के लिए आगे किया कि वही उनकी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति होगी। अब ये सोचने की बात है कि चीन ने जब अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसने राष्ट्रीय चिकित्सा को इतना महत्व क्यों दिया कि उन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को सर्वश्रेष्ठ रखा और राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित की। चीन ने अपने यहाँ एलोपैथी को इमरजेंसी दवाओं के उपयोग के लिए स्वीकृत किया और यह पाया कि यह तभी इस्तेमाल की जाए जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जहां एलोपैथी की दवाइयों की आवश्यकता पड़े। अब बहुत सी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां एलोपैथी की दवाइयों का उपयोग होता है, तो इंटीग्रेटेड चिकित्सा यहीं से शुरू होती है और यहीं से इसकी शुरुआत मानी जानी चाहिए, क्योंकि चीन ने जो पैटर्न अपनाया अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर, वो उनकी अपनी चिकित्सा पद्धति, जैसे भारत में आयुर्वेद है, उनकी अपनी चिकित्सा पद्धति है, भारत की अपनी चिकित्सा विज्ञान है, अपनी चिकित्सा पद्धति है। तो भारत में इस तरह का कोई भी पैटर्न अपनाया नहीं गया, बल्कि चीन ने ये पैटर्न अपनाया और अपनी राष्ट्रीय चिकित्सा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और एक्यूपंक्चर के अलावा जो उनके और उपाय हैं चिकित्सा के लिए हैं, उन्होंने उसमें अपना ज़्यादा ध्यान दिया और एलोपैथी की दवाओं को केवल इमरजेंसी के लिए उन्होंने स्वीकृत किया। यह उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो भारत का सरकारी नेतृत्व इसे नहीं कर सका और एलोपैथी को इतना बढ़ावा दे दिया कि आज आयुर्वेद की दुर्दशा हमारे सामने मौजूद है। हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद की कितनी अवनति हो रही है और इसके बढ़ाने के सारे उपाय बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुके हैं। मैं नेस्तनाबूद तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो गिरने की कगार पर ही जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए,
हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के पिछले 1 साल के यानी 12 महीने के संबोधन को और उद्बोधन को देखिए। मेरा अनुमान है कि करीब 5 या 6 बार वो मन की बात में आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के बारे में बोले हैं और उन्होंने उसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं कि देश में और विदेशों में आयुर्वेद की कितनी लोकप्रियता बढ़ रही है। यह बहुत ही सुखद संयोग है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी आयुर्वेद के बारे में इतने संवेदनशील हैं और इतनी संवेदनशीलता के साथ में आयुर्वेद के बारे में अपने मन की बात कार्यक्रम में बताते रहते हैं, जो सारे वैद्य समाज के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के उद्बोधन से वैद्य समाज में कोई चेतना नहीं जगी और वैद्य समाज उसी ढर्रे पर चल रहा है जो उसका शुरू से रहा है। यह एक ऐसी बात मैं कह रहा हूं जो लोगों को शायद अच्छी न लगे। हमारे यहाँ जो रिसर्च का पैटर्न है वो पता नहीं किस स्टाइल का तैयार किया गया है और किस तरह का तैयार किया गया है, यह समझ से बाहर है। CCRAS जैसी संस्थाएं जो रिसर्च को कंट्रोल करती हैं वे क्या कर रही हैं इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर किसी को कुछ भी नहीं पता है। न तो कोई ऐसी जानकारी वैद्य सम्मेलनों के या वैद्य समाज के संगठनों द्वारा या वैद्यों के द्वारा या वैद्यों की गोष्ठियों द्वारा या आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स द्वारा या आयुर्वेद के इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय उपलब्ध हैं, उनमें किसी तरह की जानकारी क्या हुई है क्या नहीं हुई है, रिसर्च से अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं पता है। सवाल ये है कि इतना पैसा जो रिसर्च के नाम पर खर्च किया जा रहा है वो जा कहाँ रहा है और इसकी उपलब्धियां क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको कोई साधन नहीं मिलते। वे अपना पैसा, अपनी जेब का पैसा, अपनी कमाई की, अपनी कठिन कमाई की जो भी उनको धन प्राप्त हुआ है वो खर्च कर रहे हैं और वे सिर्फ स्वांतः सुखाय अपने सुख के लिए कर रहे हैं और बाद में परांतः सुखाय की वजह से वो उनको उपलब्ध कराते हैं जो उनके अपने पास रोगी आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो जितने भी रिसर्च संस्थान हैं वो आयुष के हों, चाहे होम्योपैथी के हों, यूनानी के हों या आयुर्वेद के हों या प्राकृतिक चिकित्सा के हों या किसी अन्य तिब्बती चिकित्सा विज्ञान या और कोई चिकित्सा विज्ञान हो, इसके रिसर्चर कर क्या रहे हैं? उन्होंने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है जो हम सारी दुनिया को बता सकें कि हमने ये एक उपलब्धि हासिल की है? मेरे ख्याल से उपलब्धियां जरूर हासिल हुई हैं और जितनी बड़ी संख्या में उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। अब तो अलग आयुष मंत्रालय बन गया है। पहले यह कहा जाता था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आयुष विभाग है और उसका बजट बहुत कम है।
95% से लेकर के 98% बजट एलोपैथी में खर्च हो जाता है और बाकी 4 या 6% या 2% आयुष के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अब तो आयुष मंत्रालय अलग हो गया है। अब क्या परेशानी है? दरअसल हमारे देश के जितने भी आयुर्वेदज्ञ हैं, जितने भी शीर्ष स्तर पर बैठे हुए आयुर्वेद के नेता हैं, जितने भी शीर्ष स्तर पर बैठे हुए अफसर हैं, जितने भी शीर्ष स्तर पर बैठे हुए आयुर्वेद के कर्ता धर्ता हैं, वास्तविकता ये है कि वे स्वयं नहीं चाहते कि आयुर्वेद में या आयुष में किसी तरह का अनुसंधान कार्य हो। और मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं, मेरी वार्तालाप वैद्य समाज के जमीन से जुड़े हुए वैद्यों से और उच्च स्तर पर बैठे हुए या कार्य कर रहे या प्रैक्टिशनर से अक्सर बातें हुआ करती हैं। इसे आप मेरी बात न मानिएगा, मैं उन्हीं लोगों की बात को सामने रख रहा हूं। एक सवाल के रूप में मेरी चर्चा हुआ करती है कि आखिर आयुर्वेद के उत्थान के लिए जो प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, वे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। हमारे नेतागण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, पद्मश्री श्री वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, जो इस समय आयुर्वेद के शीर्षस्थ नेताओं में गिने जाते हैं और जिनकी सरकार में बहुत अच्छी पैठ है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आयुर्वेद के लिए उन्होंने क्या किया, आयुर्वेद के अनुसंधान के लिए उन्होंने क्या किया। मैं ये सवाल आदरणीय पद्मश्री श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी से इसलिए और पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ का स्नातक हूं और मैंने ही अपने प्रयासों से और अपने पैसा खर्च करके आयुर्वेद की पहली तकनीक इलेक्ट्रोथ्रिजोसोग्राफी को जन्म दिया। यह त्रिगुणा जी के लिए एक गर्व की बात है कि उनके संस्थान के एक स्नातक ने आयुर्वेद की पहली तकनीक को जन्म दिया और उसका विकास किया और उसको इतनी ऊंचाइयों तक ले आए। मैंने ये कार्य सिर्फ सेवा भावना से प्रेरित होकर के किया और अपना लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके डेवलपमेंट में किया है और अभी भी कर रहा हूं। मैं श्री देवेंद्र त्रिगुणा से कई बार मिल चुका हूं, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में उनसे मेरी वार्तालाप भी हुई और मैंने उनसे ये कहा था कि आदरणीय श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके ही संस्थान निखिल आयुर्वेद विद्यापीठ के एक स्नातक ने ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है और इसमें निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सभी लोगों को, सभी स्नातकों को गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं इस सवाल के साथ
कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए भी नहीं संपन्न हो पाती हैं। पहली बात ये कि जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उनको कोई मौका नहीं मिलता, और जो लोग रिसर्च नहीं करना चाहते और केवल नौकरी करना चाहते हैं उनको हर चीज उपलब्ध कराई जाती है। मेरा ख्याल है वैद्य समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए और कोई न कोई समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।